नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। इंडिया न्यूज पर नए शो जन गण मन के साथ मैं आपका स्वागत करती हूं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हिंदुस्तान में बड़े और बुनियादी सवालों का हल आज तक नहीं निकल सका। राज सत्ता, धर्म सत्ता और लोक सत्ता के बीच समन्वय और सहयोग नहीं बन सका। राजनीति वोट नीति के आगे पीछे घूमती रही। सत्ता साठगांठ, साजिश और स्वार्थ के बाहर निकल ही नहीं पाई। इसलिए एक ऐसे मंच की जरूरत है जहां सारे गिरह पेच खोले जाएं, सवालों पर खुली बहस की जाए, बेहतरी के कुछ रास्ते निकलें और हमारे जनतंत्र के जन के मन में क्या है ये देश के सामने आ पाए। इसी मकसद से हम बहस के उस मंच की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है जन गण मन। आज इस खुले मंच पर हमारे साथ कई मेहमान हैं, कुछ बाहर से भी जुड़ेंगे और समाज के हर उम्र की नुमाइंदगी भी है। परिचय मैं बाद में कराऊंगी, पहले आपको ये बता दूं कि आज हम दरअसल इस बात पर बहस करने जा रहे हैं कि क्या इस देश के दलों ने हमेशा बंटवारे की राजनीति की है। रेवाड़ी में बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस देश में हमेशा से बंटवारे की राजनीति होती रही है, सेना तक को बांटने की कोशिश की जाती रही है। वक्त है कि दिल्ली में बैठी सरकार को बदल दिया जाए। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या सिर्फ सरकार बदल देने से हालात बदल जाएंगे? बहस शुरू करने से पहले आप नरेंद्र मोदी को सुन लीजिए। दिल्ली में सक्षम सरकार न बने, देशभक्ति से भरी हुई सरकार न बने, हिंदुस्तान के जन जन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध सरकार न बने, तब तक सैन्य कितना ही सामर्थ्यवान क्यों न हो, साधन कितने ही आधुनिक क्यों न हो, हम सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते हैं। सीमा पर लड़े जाएंगे, उससे ज्यादा टेक्नोलॉजी से लड़े जाने वाले हैं, साइबर वॉर होने वाले हैं और उसमें ओजस्वी, तेजस्वी, बुद्धिमान नौजवानों की जरूरत रहेगी। हमें सेना को आधुनिक बनाना होगा, हमें सेना में युवा शक्ति, तेजस्वी युवा शक्ति को जोड़ना होगा और उस दिशा में दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने एक विश्वास का माहौल बनाना होगा। सेना में जाना एक गौरव का कारण हो, ये माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। हमारे देश में वोट बैंक की राजनीति, ये वोट बैंक की राजनीति का खेल इतना घिनौना हो गया है। चप्पे चप्पे पर वोट बैंक की राजनीति की दुर्गंध आती है, बू आती है। टुकड़े टुकड़ों में समाज को तहस नहस कर दिया गया है। हम राजनेताओं को अगर सेक्युलरिज्म सीखना है तो हमारी भारत की सेना से हम सीख सकते हैं। जल, थल और नभ तीनों क्षेत्रों में काम करें हमारे सैनिक बल। वहां जिस प्रकार से सभी पंथों के लिए आदर का भाव है, सभी पंथ मिलजुल करके मात्र भारत माता की सेवा के लिए खप रहे हैं, इससे बड़ा सेक्युलरिज्म का कोई उदाहरण नहीं हो सकता। तो बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी, जिन पर खुद सांप्रदायिकता का आरोप लगता रहा है, जिनके सेक्युलर क्रेडेंशियल्स पर सवाल उठते रहे हैं, उनका ये कहना है कि इस देश में हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बंटवारे की राजनीति करती है और इस राजनीति से उभरने के लिए, इससे उठने के लिए हमें जरूरत है कि हम केंद्र की सरकार जो है उसमें बदलाव हो, उसे बदला जाए। यानी वो कांग्रेस यूपीए सरकार पर निशाना साध रही है। आप सबका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे साथ जितने भी गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, खास मेहमान मौजूद हैं। साबिर अली जेडीयू के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के हुक्कल नवाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में हमारे साथ बीजेपी के रामेश्वर चौरसिया मौजूद हैं, साथ ही कमाल फारूकी साहब चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन के हैं, समाजवादी पार्टी से एक अरसे तक जुड़े रहे हैं, अब नहीं है। हमारे साथ स्वामी दीपांकर हैं, धर्मगुरु हैं, और मौलाना मकसूद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, ये चेयरमैन हैं ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के। और हमारे साथ मौजूद है इस देश का जन यानी आम जनता। हमारे साथ युवा मौजूद है जो इस बातचीत में एक्टिवली शामिल होंगे। हमारे साथ अलग अलग वर्ग
वर्ग के लोग मौजूद हैं। सामाजिक कार्यकर्ता उषा ठाकुर हमारे साथ हैं और तमाम वर्ग के लोग जो है हमारे साथ जुड़े हैं इस बहस को आगे बढ़ाने के लिए। सबसे पहले मेरा सवाल जो है वो अखिलेश प्रताप सिंह से होगा। अखिलेश प्रताप सिंह जी, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बंटवारे की आप उन पर आरोप लगाते हैं बंटवारे की राजनीति का। उनका ये कहना है कि बंटवारे की राजनीति हर दल करता है इस देश में और खासतौर से निशाना उन्होंने कांग्रेस पर साधा है। देखिए, हमें किसी प्रकार के सबूत या सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। बू है ना जिसका उन्होंने जिक्र किया है, वो सबसे पहले शरीर की बू आदमी को सुंघाई देती है। उनके शरीर में जो बू है उसको उन्होंने महसूस किया, उसका गंध उन्हें लगी है। लेकिन फौज के नाम पर आपने फौज में आपने धर्म के नाम पर गणना क्यों कराई, इसका जवाब दीजिए। फौज में आपने धर्म के नाम पर हमें पहले बोलने दी, इतनी लंबी तकरीर सुनाइए पूरी बात का। मुझे पूरा जवाब देने दे, एक एक चीज का जवाब दूंगा मैं। दूसरी बात का उन्होंने जिक्र किया कि हमारे पड़ोसी राज्य के बारे में जिक्र किया उन्होंने। मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूं। पार्लियामेंट अटैक के बाद पूरे हिंदुस्तान का जनमानस, पूरी दुनिया का जनमानस पाकिस्तान के खिलाफ था। आडवाणी जी, अटल जी ने बोला कि जंग आगाज है, आर्या पार होगी। 3.5 साल पूरी सेना, मिसाइल तक तैयार थे, सब कुछ तैयार थी और कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि जब हिंदुस्तान की आर्मी ने आपको रोकना होगा क्योंकि आप बात कर रहे हैं पार्लियामेंट पर हमले की। आप पार्लियामेंट पर हमले की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि पार्लियामेंट पर हमले के दोषी को फांसी की सजा देने में आपको 10 साल क्यों लग गए? क्यों? शीतल चलिए नहीं, ये नहीं चलिए से काम नहीं चलेगा। पूरी बात सुननी होगी आपको। पूरी बात सुना देश ने मोदी की, उसका जवाब आपको सुनना होगा। हाँ, और से पैसे दिया घेरे जाने के बाद। ये फौजियों की बात करते हैं। जब हिंदुस्तान के फौजी गोली खा के वहां के आतंकवादियों को घेरे तो सेफ पैसे के ऐलान करके सेफ पैसे और जब उनके सर कलम किए जाते हैं, शहीद किया जाता है उनको, तब आपकी सरकार क्या करती है? आपके पास मैं आऊंगी क्योंकि मेरे पास और भी लोग हैं, उनसे मुझे बात करनी है। रामेश्वर चौरसिया जी, आप क्या कह रहे हैं? और खासतौर से मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं बंटवारे की राजनीति के, बीजेपी ने पिछले 20 साल में क्या किया है? आप आखिर किस आधार पर बंटवारे की राजनीति की बात पर दूसरों को कोस रहे हैं? देखिए, मैं बीजेपी की ही बात कर रहा हूं और जिनके बारे में अब चर्चा कर रहे हैं कि आपने कहा कि हमने पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया, मैं उनकी ही बात कर रहा हूं। उनसे सवाल पूछा गया, वक्फ बोर्ड के या माइनॉरिटी कमीशन के लोग गए कि आपने माइनॉरिटी के लिए क्या किया? उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं किया। आपने मेजोरिटी के लिए क्या किया? उन्होंने बोला मैंने कुछ नहीं किया। न तो मैं माइनॉरिटी के लिए करता हूं, न मेजोरिटी के लिए करता हूं। मैं करता हूं तो उस समय वो सीएम थे, बोले हम एक एक गुजरातियों के लिए करता हूं। आज देश में भी उनसे जब सवाल जवाब ही दे रहे हैं, जवाब वही सवाल दे रहे हैं। नहीं, आप घुमा रहे हैं। मुझे जवाब इस बात पे चाहिए कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि बंटवारे की राजनीति कांग्रेस करती है, हर दल इस देश का करता है। बीजेपी ने आखिर क्या किया? हर इलेक्शन से पहले आपको मंदिर मुद्दा याद आता है, हर इलेक्शन के बाद आप ये मुद्दा भूल जाते हैं। देखिए, मंदिर मस्जिद ये मुद्दा नहीं होता, ये मुद्दा आपके लिए है, आपके लिए है। मेरी बात सुन लो ना, ये सामाजिक मुद्दा है। भारत की संविधान इस मुद्दे की परमिशन नहीं देता। ये समाज तय करता है सामाजिक मुद्दा थी। रथ यात्रा तो हम करेंगे ना, रथ यात्रा तो अगर मान लीजिए 84 कोसी के नाम पर। एक मिनट, वो भाजपा का नहीं था। आप उल्टे सब सवाल पूछ रहे हो ना। देखो, 84 कोसी भाजपा का नहीं था, पहले मैं आप बता दूं। अच्छा, मुजफ्फरनगर में जो मैच फिक्सिंग का आरोप लग रहा है, मुजफ्फरनगर में हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब आपको मालूम है मुजफ्फर आपके पॉलिटिशियन नेता जो है जिन पर एफआईआर, जिसकी सरकार होगी वो तो किसी पर एफआईआर कर देगा ना। आप कर दो। जिस मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ मुजफ्फरनगर पर, मैं एक लाइन में बोलूंगा। एसपी और डीएम, जब वो 2 लड़कों का कत्ल हुआ तो उन पर दबाव वहां के सपा के विधायकों ने डाला कि इन लोगों पर एफआईआर करो, तो बोला कि ये दोनों तो मर गए, इनको तो मार दिया, जो मारा उन पर तो मैंने कर दिया, अब इनके बाप माँ का पता नहीं वो घर में, उन पर क्यों करूं? रातों रात एसपी डीएम का तबादला होता है, दूसरे एसपी डीएम आजम खां के चलते आते हैं और उन बच्चों के, सुन लीजिए, उन बच्चों, ठीक है, उन बच्चों, मैं बता रहा हूँ, उन बच्चों के परिवार पर केस किया जाता है, ये मामला भड़कता है। बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती? अरे बीजेपी नेता वहां कहां से आ गए? बीजेपी के नेता तो थे भी नहीं, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो सरकार है, बाद में जब पंचायत होने लगी। हमारे साथ इस देश का जन भी मौजूद है और बहुत से लोगों को, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपनी बात कही, बीजेपी ने कही, बहुत से लोगों को बहुत कुछ कहना है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
जी, मैं रामेश्वर जी से ये पूछना चाहता हूं कि कब तक आप लोग आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते रहेंगे? आप लोग कब तक ये नहीं समझेंगे कि धर्म और राजनीति दो नदी के किनारों की तरह हैं? अगर वो जब जब मिले हैं तब तब सुनामी आई है, और सबसे बड़ी सुनामी हमने देखी पिछले साल फैजाबाद जैसे इलाके में। इतने बड़े दंगे हुए हिंदू मुसलमान के, मुजफ्फरनगर में दंगे हुए। इसका जवाब क्यों नहीं देती सरकार? क्यों जो है धर्म और राजनीति के नाम पर ये सुनामियां बार बार हम लोगों को जो है वो उद्वेलित कर जाती हैं? इसका जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे समाजवादी पार्टी से, जिस पर आरोप लग रहे हैं कि आपके पास भी आऊंगी। बुक्कल नवाब नहीं है, हमसे पूछ रहे हैं, उनसे पूछो ना भैया। वो आपसे सवाल पूछेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे। आप हवा में आप उनके लिए आंसरेबल है। बात करोगे तो मैं बात करूंगा। आरोप लगाना बहुत आसान है, किसी पर आरोप लगा दो। मैं तो आरोप लगाता भी नहीं। मैं कहता हूं इस देश में ये पुलिस प्रशासन है, देश की इंटेलिजेंस, आप जांच करो। आप कोई भी देखो आरोप, मैं मानता हूं कि कट्टर हिंदू और कट्टर मुसलमान दोनों इस देश के लिए अच्छे हैं, क्योंकि कट्टर हिंदू होगा तो वो लोगों की भावना को समझता है। आपके वोट समझेगा वो। आपके लिए आपकी वोट बैंक की राजनीति आसान होगी। नहीं ले जाओ। कट्टर मुसलमान भी होगा तो दूसरे की कट्टरपन की इज्जत करेगा, वो जानता है धर्म क्या होता है। ये तो छिछले और वोट बैंक का पर्पस भी सर्व करेगा। हमारे साथ बुक्कल नवाब समाजवादी पार्टी से मौजूद है। अखिलेश जी, कट्टरता हमेशा नुकसानदायक होती है, गलत बोल रहे हैं। अब आपको तो धर्म आता ही नहीं, मैं क्या करूं? मंदिर जाते हो, मंदिर जाते हो, कायदे से पूजा भी नहीं करते। अरे कोई काम ईमानदारी से करो अखिलेश जी। हमने आपको नहीं रोका। 65 साल में 55 साल आपने राज किया। आज भी कहते हो 67% लोग गरीब हैं, उनको भीख देना पड़ेगा, 2 रुपया चावल देना पड़ेगा। उनको आपने 67 साल में नौकरियां क्यों नहीं दी? हिंदू मुस्लिम दलित पर आपने राजनीति करते रहे, आपने उनको आगे क्यों नहीं बढ़ाया? समाज सेविका उषा ठाकुर हमसे कुछ कहना चाह रही हूँ। क्षेत्रों में जाकर देखा अखिलेश जी, मैंने देखा कि रुपए का अवमूल्यन क्यों हुआ है। ये जवाब दीजिए आप पहले। क्योंकि रुपए का अवमूल्यन इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत पहले जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इस देश की जो खून की नारियां हैं, इस देश की, हिंदुस्तान की, वो है छोटे लघु उद्योग। तो छोटे लघु उद्योग धंधे क्यों बंद किए जा रहे हैं? क्यों चीन से इतना सामान ला कर बेचा जा रहा है? ताकि हमारे देश के जितने भी व्यापारी हैं सब व्यापार बंद हो रहा है, सब कुछ नहीं। ये क्वेश्चन ये सब देश से संबंधित है कि कहीं सारे उद्योग यूपी में हो, दिल्ली में हो, सब जगह बंद हो रहे हैं। और बिहार का जहाँ तक सवाल है, वहाँ भी कोई रोजगार नहीं है। तो रोज आत्महत्या बिहार में, दिल्ली में कल हुआ है, 4 लोगों ने किया है। ये सब किस कारण से? रुपए का अवमूल्यन क्यों हुआ है? 1980 में रुपया $1.30 के बराबर था, आज कितना है? 1 है। इसका कारण है कि सारे उद्योग बंद हो रहे हैं, उनसे रेवेन्यू आप लोग खाली इकट्ठा करते हैं, उन लोगों को कोई सुविधा नहीं देते हैं, वो परेशान हैं। 3 बार चलिए अखिलेश जी से इसका जवाब ले लेते हैं। अखिलेश जी, आप उषा जी की बात का जवाब दीजिए कि रुपया इतना स्तर क्यों गिरा एक सवाल डॉलर के मुकाबले? और आप इलेक्शन से पहले फूड सिक्योरिटी की बात क्यों उठा रहे हैं? अब तक आप ही उनसे पूछ लीजिए कि अगर गुजरात में 15% के हिसाब से उद्योग धंधे फल फूल रहे हैं तो देश में 0 है, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? हम जिम्मेवार है कि जिम्मेवार? पूछ लीजिए जी अखिलेश जी। देश की हालत क्या कर रखे, पूछिए। शीतल जी, मैं मछली बाजार में नहीं आता हूँ, मैं इंडिया न्यूज के चैनल पे है। अगर मछली आप है तो बहुत अच्छा है अखिलेश जी। कहना देखो, जब सर्कस से तीर निकल जाता है तो इस तरह की भाषा आप बोलते हैं। अरे जवाब दीजिए, 55 साल से राज किया, जवाब दीजिए साहब। आप बोल लो, आप जवाब दे रहे हो। आप बीच में परेशान तो आप हो रहे ना, मछली बाजार आप बचा रहे हैं, एक एक करके जवाब दे रहे हो। सुनने का धीरज रखिए, ये उनका जवाब सुन लेते हैं। अखिलेश जी कहिए, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं अखिलेश जी। 3 सवाल हुए हैं। मैं पहले इन्होंने कहा कि मैं धर्म जानता हूं, संस्कृत नहीं जानता हूं। रामायण महाभारत गीता किसी चीज पे कभी भी मुझसे शास्त्रार्थ कर ले, 100 बार पढ़ा, मुझे कंठस्थ है। ये चौरसिया जी, एक श्लोक रामायण का पहला श्लोक सुना दें। पहला श्लोक रामचरितमानस सुनाने के लिए आपको चैलेंज कर रहे हैं। पहला श्लोक सुना दे चौरसिया जी को बता दो आप लो।
एक बात मैं बता देता हूँ, एक कांग्रेसियों की आदत है कि कांग्रेसियों की आदत है कि जब उनका चैलेंज है कि सुनो ना, मैं कभी भी मुद्दे से भटक के बात नहीं करता। अरे चैलेंज कर रहे हैं वो आपको, मैं बता रहा हूँ खुले मंच पे जनता के सामने चैलेंज। मैंने कहीं नहीं दिया कि मैं धर्म गुरु हूँ, पहले तो ये समझ लें। ये जानबूझ करके मैटर को डाइवर्ट करते हैं, क्योंकि 65 साल में 55 साल तक देश का इन्होंने कबाड़ा किया, देश को गर्भ में ये ले गए। मैं नहीं कर सकता, मैंने कहीं नहीं कहा कि मैं धर्म गुरु हूँ। रामचरितमानस में चौपाइयां होती है, चौपाई सुना दीजिए। मैं बहुत सुना सकता हूँ, मैं बहुत सुना सकता हूँ, मुझे सब आता है, मैं नहीं सुना सकता, मैं नहीं सुना। मैं मुद्दे से भटक के नहीं बात करता। इन नौजवानों की बात करें जिनका भविष्य कहाँ है, इनकी बात करिए। अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर हम आएंगे दीपांकर स्वामी दीपांकर कुछ कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल आएंगे स्टूडेंट की बात। शीतल मदर शीतल, मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि इन्होंने मेरे ऊपर अधर्मी होने का आरोप लगाया, इसलिए मैंने बताया। बिल्कुल सही। दूसरी बात, जो सवाल एक लेडी ने किया, देखिए जरूर रुपए की हालत खराब हुई थी, ये फैक्ट है, उसके तमाम रीजंस होते हैं। दो सवाल लेडी ने किए थे, रुपए का किया था और कुटीर उद्योग का किया था, उसमें चाइना जोड़ा था। एक एक जवाब दूंगा, लेकिन अब उसको मैनेज किया जा रहा है, काफी हद तक ठीक है। और दुनिया में इसका हम एक छोटे से दुनिया में आ चुके हैं, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, उसका असर है बड़ा लंबा, इसका आंसर है। चीजें ठीक की जा रही है, काफी हम मजबूत हो रहे हैं, 2-3 महीने में आपको और अच्छा। अखिलेश जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिन्होंने आपसे सवाल किया था वो उषा ठाकुर है और एक बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता है। उषा ठाकुर है और बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता। मेरा नाम उषा ठाकुर है। मुझे मैं प्रणाम कर रहा हूँ आपको, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ देख नहीं पा रहा। चलिए आप बताइए। इसलिए मैं अखिलेश जी, एक सवाल और मैं पूछूंगी। जी आप दीजिए। जो इस्तेमाल जी स्वागत है। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि चीन से जो इतने खिलौने और सामान जो आ रहे हैं, उसके बदले हमारे देश में एक साधारण उद्योग क्यों नहीं लगाया जा रहा है? ना टीवी बन रहा है, ना ये बन रहा है, क्या कहते हैं, मोबाइल साधारण सा वो बन रहा है, कुछ भी नहीं, सब विदेशों से आ रहा है, जिससे कि हमारे नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं और हमारे रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, रोज आत्महत्याएं और इस तरह की कारण। आप जड़ों में जाके देखिए। अब अखिलेश, आप वहाँ बदरपुर और सब। चलिए अब अखिलेश जी को जवाब दे देते हैं। अखिलेश जी जवाब दीजिए, फिर हम वापस मुद्दे पे लौटेंगे। जवाब दे रहा हूँ। देखिए ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है, ये फैक्ट है। और आप सोशल वर्कर हैं, आप जानते भी होंगी, जब एनडीए की गवर्नमेंट थी तो 800 आइटम ओजीएल में डाले गए थे, घी, दूध, मक्खन, चावल, गेहूं, दाल और ये इक्विपमेंट सब तक। हम उनका दोष बहुत नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम इन सब चीजों से अब बच नहीं सकते। ओपन मार्केट का हमारा धीरे धीरे एग्रीमेंट है, करते जा रहे हैं, जो बेटर है वो। चलिए हम मुद्दे से भटक रहे हैं, हम मुद्दे से भटक रहे हैं, हम मुद्दे से भटक रहे हैं, हम बात बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। कमाल फारूकी साहब से मैं जानना चाहूंगी, कमाल फारूकी साहब, आप समाजवादी पार्टी में पहले थे, अब नहीं है। नहीं, मैं समाजवादी पार्टी में अभी हूँ, लेकिन राष्ट्रीय सचिव नहीं है, प्रवक्ता नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो किया, हमने कांग्रेस और बीजेपी की बात की, समाजवादी पार्टी ने जो किया वो तो बिल्कुल ही एक तरह से जो उनका वोट बैंक है, जिसको वो ट्रेडिशनली कहते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात उन पर आती है, उसके साथ इतना जबरदस्त परिहास किया, पीछे बिहाइंड द सीन्स फिक्सिंग कर ली और इतने सारे मुस्लिम परिवार जो है वो बेघर हो गए, आज तक घरों में नहीं लौटे हैं। मुजफ्फरनगर में क्या किया यूपी की सरकार ने? देखिए, जहाँ तक आप ये मैच फिक्सिंग की बात कर रही है ना, तो आपको पता होगा, हमको नहीं पता है बात। आपके पास अगर कोई इत्तला हो इस तरह की तो बता दीजिए। नहीं, क्यों आप इल्जाम लगा रही हैं तो आपको बता देना चाहिए। उसके वाकई लॉजिक है, आपका लॉजिक है। जिन लोगों के खिलाफ FIR है वो पकड़े नहीं गए हैं और वो दूसरे दल के हैं। जो आज आपका डिबेट का मुद्दा है उससे मत भटकिए। ये डिबेट का ही मुद्दा ये है कि ये कम्युनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स हो रहा है। आप उन्हीं से बोलने दीजिए, मेरे ख्याल से वो बीच बीच में बोले, अगर ये बीच बीच में बोलेंगे तो हम नहीं जवाब दे पाएंगे, हम फिर नहीं जवाब दे पाएंगे। देखिए, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप तमाम डिबेट को ओवर आप सुन लीजिए दूसरे की बात, उसके बाद ठीक है। आपने बोला उषा जी हम आपके पास आएंगे, इनको अपनी बात खत्म करने दीजिए। आपने कहा कि देश में कम्युनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रही है, इसको रोकने के लिए आपकी पार्टी ने क्या किया? इसको इंसाइट किया? देखिए, मुजफ्फरनगर में जो गलत कर रही हैं आपके, इंसाइट किया। इंसाइट आप इसके पूरे रीजनिंग पे जाना पड़ेगा। अच्छा, महापंचायतें क्यों हुई? 27 अगस्त को वहाँ पर दंगे भड़के। देखिए, यकीनी बात है, इस बात का एहसास वहाँ भी हुआ है कि अगर टाइमली एक्शन होता तो शायद इतना खराब नहीं होता, लेकिन इसके पीछे आप जाने की कोशिश कीजिए कि सिलसिला कहाँ से। अभी हमारे एक नौजवान ने कहा कि फैजाबाद जो कभी
अभी इवन बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के दरमियान में भी किसी किस्म के वहां कोई झगड़े नहीं हुए थे। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि फैजाबाद के अंदर भयानक झगड़ा हुआ और उसकी पूरी बाकायदा भूमिका बनाई गई कि किस तरह से वहां झगड़ा होना है। मुजफ्फरनगर के अंदर बाकायदा जो सीडी है, भूमिका बनाई गई जी, जो सीडी है, किसने बनाई भूमिका? किसने भूमिका बनाई? यकीनी बनाने वाले सर कौन थे? यकीनी बात है, यकीनी बात है कि भूमिका बनाने, यकीनी बात है कि भूमिका बनाने, सुन लीजिए भाई, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, फिर बाद में आप जो मर्जी आए कीजिएगा। अगर आप जवाब सुन लीजिए ना पहले, अगर आप बीच बीच में बोलते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं। आप सुन लीजिए, आपको पसंद नहीं आएगा फिर दोबारा क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। मैं भूमिका में किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। भूमिका में कह रहा हूँ कि बाकायदा इस तरह का डेवलप किया गया। अब जैसे मिसाल के तौर पर मुजफ्फरनगर के ताल्लुक से बात बहुत क्लियर हो गई है कि जो वहां पर सीडी और व्हाट्सएप वगैरह का इस्तेमाल किया गया, ब्लेटेंटली एक ऐसी चीज का इस्तेमाल किया गया जहां का उस इलाके से कोई ताल्लुक नहीं था और कहीं और का था वो, और कहीं और का इस्तेमाल किया गया। और जब उन लोगों को पकड़ने के लिए बाकायदा पुलिस वगैरह गई तो उनको पकड़ने के लिए भी नहीं दिया गया और बाकायदा हुजूम आ गया। ये पूरा एक क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है। सर दंगाई लोग, दंगा भड़काने वाले लोग, अगर सर दंगा भड़काने वाले लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू दंगा भड़का सकते हैं, तो क्या ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? बिल्कुल उन सब पे लगाम लगाए। देखिए, अगर एक भी किसी इंसान का खून हुआ है, किसी एक, और इसमें हिंदू और मुसलमान की बात नहीं कर रहा, किसी एक भी इंसान को अगर इससे घात पहुंचा है, नुकसान पहुंचा है, सरकार जिम्मेदार है, चाहे कोई सी भी सरकार हो, और उससे बच नहीं सकते। वैसे कि देखिए, चाहे वो अखिलेश यादव की सरकार हो, चाहे दिल्ली में बैठे हुई सरकार हो, और चाहे मोदी जी की जो आज बहुत बढ़िया भाषण दिया है, चाहे उनकी सरकार हो, उन सबकी सरकारों का जिम्मेदारी होती है कि वहां पर अगर 2000 लोग मारे गए थे तो उनका क्या हशर हुआ है, उनका रिहेबिलिटेशन का क्या हशर हुआ है, बाद तक 3 मरतबा हुकूमत रहने के बाद क्या हशर हुआ है, मैं यहाँ पर भुक्कल नवाब जी से बात करूंगी। भुक्कल नवाब क्योंकि समाजवादी पार्टी के भुक्कल नवाब साहब, ये जो अभी इस वक्त मुद्दे पर बहस हो रही है और मुजफ्फरनगर हिंसा के पीछे जो मैच फिक्सिंग की बात की जा रही है, क्या ये मैच फिक्सिंग नहीं थी? आप किस तरह से बचाव करेंगे अपना? उसके बाद मैं ऑडियंस के पास आऊंगी मैं आपके नहीं, ये मुद्दा बदल नहीं रहा है, बंटवारे की राजनीति हो रही है और हर दल करता है इसकी बात। आज हम टीवी के ऊपर देख के आए हैं कि जो मुजफ्फरनगर का कवाल गांव है, ग्राम है, वहां पर हिंदू और मुसलमान इस तरीके से रहते हैं जैसे एक भाई दूसरे भाई के साथ में रहता है। वहीं पर मंदिर है, वहीं पर मस्जिद है, एक बहुत 25 मीटर के फासले मंदिर मस्जिद बनी हुई है। वहां कभी किसी किस्म का झगड़ा नहीं हुआ है। वहां के हिंदू मुसलमान जो है खड़े हो गए, चीख के इस बात को कह रहे हैं कि हमने कभी झगड़ा नहीं किया, ना हम झगड़ा करना चाहते थे। तो दंगा हुआ क्यों? आखिर दंगा हुआ क्यों? और आपके मुख्यमंत्री 19 दिन बाद वहाँ क्यों गए? किस चीज का इंतजार कर रहे थे? किस चीज का इंतजार कर रहे थे? आप जिस सौहार्द की बात कर रहे हैं, उसी का नमूना हमने आज देखा है जब अखिलेश यादव को काले झंडे उसी जनता ने दिखाए। इसका जवाब दीजिए। मंदिर और मस्जिद है, लेकिन जवाब नहीं होता, वहाँ क्यों हुआ है? काले झंडे दिखाना चाहिए। काले झंडे तो वो एक परंपरा बन गई है कि दूसरी पार्टी वाले जो काले झंडे लेके पहले तैयार बैठे रहते हैं। और अच्छा चलिए मान लेते हैं भुक्कल नवाब साहब, दर्द कैसे बचेगा? मान लेते हैं कि वो मान लेते हैं दूसरी पार्टी के लोग थे, लेकिन ये बताइए अखिलेश यादव मुख्यमंत्री 19 दिन बाद आज क्यों गए वहाँ पर? उन्हें 19 दिन क्यों लगे वहाँ लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए? इसका जवाब दीजिए। अखिलेश यादव को 19 दिन क्यों लगे? सोनिया जी आएंगे तो 20 दिन हो जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? हम गए कि नहीं गए वहाँ के ऊपर? अरे इतनी बड़ी घटना हो जाती है और आप मुसलमानों के हितों की बात करते हैं। 27 तारीख को झगड़ा हुआ था तो 27 तारीख को अपने डीएम को हटाया कि नहीं हटाया? 27 अगस्त को हटाया। आज हमने एसएसपी को निलंबित कर दिया है और हमने वहाँ पर ऐलान कर दिया है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जितना बड़ा मुसलमान हो और चाहे जितनी उसकी अप्रोच हो, उसको हम किसी भी मुसलमान को किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। अखिलेश जी के पास जाऊंगी, अखिलेश प्रताप सिंह जी के पास। अखिलेश प्रताप जी, आप गैर सांप्रदायिकता की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुजफ्फरनगर दंगों के इतने दिन बाद क्यों प्रधानमंत्री
कल कहा जा रहा है कि वहां जाएंगे। और कांग्रेस के युवराज की तो संभावना ही है, अभी उनका तो तय भी नहीं है कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। शीतल जी, मेरा सवाल है सरकार को 19 दिन क्या 19 मिनट में दंगा रोक सकती है, शीतल क्यों जी। नहीं रुका दंगा? 19 दिन क्यों लगे? अखिलेश यादव कहाँ सो रहे थे? दो महीने तक कंटिन्यूअसली चलता रहा था। सैकड़ों लोग मरते रहे थे, सैकड़ों लोग मरते रहे थे, जो मरते रहे थे, आज तक हिसाब नहीं दे पाए हैं। जिनको आप सपोर्ट करने आई हैं आज तक हिसाब नहीं दे पाए हैं, आज तक हिसाब नहीं दे पाए हैं। जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग जिनके लिए आप आए हुए हैं, आज तक नहीं हिसाब देते हैं। हटाएंगे वो कर पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा अभी तक वो बराबर व्यवहार क्या है? जो पोस्टर आते हैं आपके, जो आपके छोटे शहरों में पोस्टर आते हैं, पंडित सिंह की टोपी लगाए खड़े रहते हैं, मुलायम सिंह, और हमेशा रमजान में पार्टी क्यों ऑर्गेनाइज कराते हैं? ये सब क्यों छोटे शहरों के, गोंडा जैसे शहरों के सड़कों के विकास में क्यों नहीं लगाते? क्यों आप? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वैलिड सवाल है। क्यों नहीं छोटे शहरों के विकास के लिए काम करते हैं? क्यों वोट के लिए लोगों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटने की कवायद में लगे रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बुक्कल नवाब साहब जवाब दीजिए। धर्म के ऊपर बांटने के लिए कौन कवायद कर रहा है? ये सब कोई किसी से छुपा नहीं है। लाख छुपा लो, छुप ना सकेगा। राज हो कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये यहाँ पर दंगा से भड़काने उत्तर प्रदेश के ठीक है, मौलाना मकसूद हील हो चुकी है, नेता हील हो चुकी है। शायरी जवाब नहीं है, शायरी इस सवाल का जवाब नहीं है। ये देश का युवा कह रहा है, वो समझता है कि शायरी के फेर में आप सवालों को छुपा नहीं सकते। आज आप शायरी के बहाने इस मुद्दे को इसके बाद छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, आज तक यही होता आया है। जी चलिए, मौलाना मकसूद हैं, मेरा अभी समाजवादी के जो नेता है उनसे सवाल है। आप कह रहे हैं अभी कहा जा रहा था कि 2 महीने तक पीते चलता गया, वो भी कंडेमनेबल है, लेकिन ये दलील नहीं है कि कहीं दो महीने तक किसी को मारा जाता रहा हो तो ये आपको जायज कर रहे हो कि यहाँ भी 2 महीने तक चला जाए। ये कंडेमनेबल है, ये काबिल मजम्मत बात है। दूसरी बात ये है, आप कह रहे हो कि आपकी सरकार ने एक्शन लिया, आपने 84 कोसी परिक्रमा को रोक दिया 1 दिन में। इसका मतलब है आप रोक सकते थे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। हमने बड़ी इस देश के माइनॉरिटी ने, बड़ी यूपी की माइनॉरिटीज ने बड़ी ही ज्यादा उम्मीदों के साथ वोट दिया था कि ये यंग है, ये नौजवान है। मुझे याद है जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वहां कभी फसाद हुआ, लालू प्रसाद यादव खुद उस जिले में जाकर डेरा डालने लगते थे। आपके तो जवान होने का भी कोई फायदा नहीं। आप 10-10 दिन में सांसें ले रहे हो, 10 दिन के बाद वहां जा रहे हो, लोगों को जला दिया गया। आपकी जिम्मेदारी क्या है? जिस वक्त आपने हलफ लिया था, जिस वक्त आपने हलफ लिया था, उस वक्त ये हलफ में ये कहा था कि मैं प्रदेश की एक आदमी की जान की हिफाजत करना मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री जी, आप अगर सुन रहे हो तो आपने इस दायित्व को पूरा क्यों नहीं किया? आप बगैर किसी वजह से एक डीएम को हटा सकते हो, लेकिन आपके दौर में 130 फसादात हो चुके हैं। एक भी बताइए, किसी भी अधिकारी को आपने सजा दी, किसी को बरतरफ किया? और आप कहते हैं कि आप बंटवारे की राजनीति नहीं करते हैं, बताइए। आप खुद इस बात के सवाल का जवाब बताइए कि कोई भी जो जिसकी सरकार होती है वो क्या दंगा कराना चाहती है? सरकार का दायित्व दंगे को रोके। दंगा हम लोग यही तो करा रहे हैं, यही तो दुर्भाग्य है, यही दुर्भाग्य है कि आप करा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपने आदमी ही क्यों मरता है? आपने कभी सुना? बाल बाका भी नहीं होता। आपने कभी सुना कि कोई नेता मरा हो? एक मिनट, चलिए एक सवाल पूछना चाहता हूँ। रुक जाओ, आप सुन लो मैडम।